Hey students, very good morning to all of you. Dear student, today in this lecture I am going to start new topic या new chapter that is coordination compound. आप सब देखेंगे कि coordination compound बहुत ज़्यादा important प्लस easy concept है अगर आप इसको deeply study करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस चैप्टर में जितने भी exceptional cases हैं वो सब आपको study कराए जाए. तो लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो अगर मुझे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख के दिखा रही हूँ, मैंने कहा ऐसा कोई स्पीशीज है जिसमें ये जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और इस सेंट्रल मेटल एटम को कुछ आयन्स और मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है, और इन आयन्स और मॉलिक्यूल्स को हम लिगेंड्स बोलते हैं. और ये जो लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होते हैं. दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, लुईस बेस भी है. ठीक है, तो मीन्स सेंट्रल मेटल एटम को कुछ एटम, कुछ आयन्स और मॉलिक्यूल्स जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं वो सराउंड करके रखते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो लिगेंड्स हैं ये नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा लिगेंड्स इसको सराउंड करके रखते हैं, मीन्स बियॉन्ड देयर वैलेंसी. मीन्स अगर मुझे डिफाइन करना पड़े व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अ कंपाउंड in which central metal atom या ion is surrounded by some ions or molecules, और इन ions और molecules को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी. ऐसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं. ठीक है, प्रीवियसली क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये जो लिगेंड्स इसको सराउंड करके रखे हुए हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है एक्चुअली में वो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है ना, जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मीन्स लिगेंड के बाद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसको डोनेट करते हैं, दे हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसको डोनेट करते हैं, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या सिंपली दे आर ऑल्सो नोन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या सिंपल कॉम्प्लेक्सेस इनको बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि जब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आयनाइज कराते हैं तो ये जो आयन्स होता है इसके अंदर जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो आयनाइज नहीं होते, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन की तरह ही एग्जिस्ट करता है. कैसे भी डिस्कस करते हैं. तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम को कुछ डोनर एटम्स या डोनर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं, और उनसे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स को या उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं. क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसीलिए क्या होना, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और रिमेंबर दिस, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए. इसलिए यूजुअली ये जो मेटल होता है वो डी और मतलब जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, मतलब विच आर एम्प्टी डी ऑर्बिटल, उनमें से होता है. ठीक है, तो नाउ लेट मी फर्दर एलोबरेट दिस विद सम मोर एग्जांपल्स एंड विद मोर अंडरस्टैंडिंग. मुझे क्या किया गया, हम बात करें मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, मतलब उससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल भी दे देती हूँ. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारा जो हीमोग्लोबिन है Hb, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, जिसमें मीन्स आयरन सेंट्रल मेटल एटम होता है और सराउंडिंग एटम्स होते हैं, मतलब लिगेंड्स होते हैं. सिमिलरली क्लोरोफिल, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम. मीन्स क्लोरोफिल भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम होता है और बाकी सराउंडिंग एटम होते हैं. और सिमिलरली अगर हम बात करें विटामिन B12 की, जिसको हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट का. तो ये तीन चीज़ें भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विटामिन B में सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, या ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोबाल्ट का, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का, और हीमोग्लोबिन किसका है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड.
देखिए बच्चे, कुछ सिंपल सोल्ट्स लिए गए, कुछ सिंपल सोल्ट स्टिकियोमेट्रिक रेशियो में 1:1, 1:2, 1:3, 4 किसी भी रेशियो में। इन सिंपल सोल्ट्स को पहले वाटर में डिसॉल्व किया गया। डिसॉल्व करने के बाद उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको इवेपोरेट किया गया। इवेपोरेट करने के बाद लास्ट में जो रेजिड्यू बचा, उस रेजिड्यू को मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। उस रेजिड्यू को मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। नॉर्मल साल्ट को लेकर डिसॉल्व करके वाटर में जब उनको इवेपोरेट किया गया, जो उनका रेजिड्यू बचा उसको मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो डबल सोल्ट हो या फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो। या तो डबल सोल्ट हो या फिर क्या हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे या कैसे हम इनको क्लियर करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है, देखिए। अब हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या लिया, KCl एंड MgCl, ठीक है। इनको 1:1 में लिया और इनको वाटर के साथ हीट कर दिया, ठीक है। वाटर में डाला, इवेपोरेट किया। हमारे पास एक सॉल्ट आया KCl MgCl2.6H2। इस सॉल्ट को बोलते हैं कार्नेलाइट। इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट, ठीक है। सिमिलरली हमने फेरस और अमोनियम सल्फेट को हीट किया, FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4.6H2O। इनको भी 1:1 में हीट किया और हमें जो सॉल्ट मिला उसको हमने बोला FeSO4.NH4 फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको हम बोलते हैं मोहर साल्ट, मोहर सॉल्ट, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट। सिमिलरली हमने क्या किया, पोटेशियम का साल्ट दिया K2SO4 और एल्यूमिनियम का सॉल्ट दिया Al2SO4 24H2। इनको हीट किया सिंपल 1:1 में, तो हमारे पास एक सॉल्ट बना K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड ये सॉल्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोटैश एलम या सिंपल एलम, पोटैश एलम, फिटकरी जिसको आप बोलते हो, ठीक है। फिर हमने एक और सॉल्ट लिया जिसमें हमने 4KCl प्लस FeCN2 को हीट किया, FeCN2 को हीट किया और हीट करने के बाद हमें मिला 4KCN FeCN2, ठीक है। और इसको जब हमने किया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K4 FeCN6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट प्लस 4NH3 को, इसका मतलब इसको हमने 4:1 में हीट किया, इसको हमने 1:4 में हीट किया। तो यहाँ पर मुझे सॉल्ट मिला CuNH3NH34SO4। ये अगर आप देख रहे हैं, ये सब एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ऑल आर एडिशन एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एंड आउट ऑफ दीज अबव 3 आर एडिशन, दैट इज डबल सॉल्ट्स, और नीचे के जो 2 एग्जाम्पल हैं वो क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ये एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट के। अब कैसे पता चला कि ये डबल सॉल्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? देखिए बच्चे, आप किसी भी डबल सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। मतलब अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव सारे आयन्स रिलीज कर देगा, उन सबके इंडिविजुअल टेस्ट देगा, K पॉजिटिव के टेस्ट देगा, Mg2 पॉजिटिव के टेस्ट देगा, Cl नेगेटिव के टेस्ट देगा, ये आयरन का टेस्ट देगा, सल्फेट का टेस्ट देगा, अमोनियम आयन का टेस्ट देगा, ये सिमिलरली सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के टेस्ट देंगे। लेकिन जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें ये मिला कि ये ऐसे आयोनाइज नहीं हुआ। बेसिकली ये कैसे आयोनाइज हुआ, मैं इसको रब करके यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन दिख रही है। ये आयोनाइज हुआ FeCN6 4 नेगेटिव प्लस 4K पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव चार्ज दिया है तो नेगेटिव FeCN6 minus 6 to the plus 6 14, yes, FeCN6 4 नेगेटिव प्लस 4K पॉजिटिव मीन्स अगर मैं इसके टेस्ट देखने लगूँ तो ये मुझे सिर्फ किसका टेस्ट देगा,
देगा, के पॉजिटिव का टेस्ट देगा, यहाँ पर एक हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और एक हमें सिंपल आयन मिलेगा। और क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें सिंपल आयन नहीं मिलता, एक आयन कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक आयन सिंपल मिलता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिंपल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अगर ये अपना Cn नेगेटिव का टेस्ट नहीं देगा, Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट नहीं देगा, ये सिर्फ देगा किसका, K पॉजिटिव का टेस्ट। सिमिलरली जब इसको डिसॉल्व किया गया तो ये आयनाइज हुआ एक आयन की तरह, कॉम्प्लेक्स आयन की तरह, और एक आयन निकला क्या, SO4 नेगेटिव आयन की तरह। और जबकि ये इसको आयनाइज करोगे तो ये देगा K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, मतलब तीनों ही टाइप के आयन, इन सबके इंडिविजुअल टेस्ट देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 2-4 डिफरेंसेस हम इनमें लिख देते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बात करी, दे, यहाँ पे पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रही हूँ, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड state as well as in aqueous solution, ठीक है। they give complex ions when dissolved in water, complex ions when dissolved in water, when dissolved in water, the properties of coordination compound is different from its constituent ions, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, coordinate bond is formed beyond their normal valency, दो तरीके की वैलेंसी होती है जिनको आप आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। लिगेंड्स को दोनों ही वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है, तो नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी ये शो करते हैं। और बेटा अगर हम बात करें किसकी, डबल सॉल्ट की, अगर हम बात करें तो हमने कहा कि डबल सॉल्ट और ये दोनों मिलते तो होते तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही है, लेकिन इसमें हमने कहा कि दे लूज देयर आइडेंटिटी when dissolved in water, ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं जब इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। फिर हमने कहा कि दे गिव कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या करते हैं, दे गिव सिंपल आयंस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। फिर हमने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ double salts is similar to its constituent particle, देखिए क्यों सिमिलर है, क्योंकि जैसे हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो KCl क्या देगा, के पॉजिटिव के टेस्ट भी देगा, Cl नेगेटिव के टेस्ट भी देगा, Mg2 पॉजिटिव के टेस्ट भी देगा। यहाँ पे हमने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और वैलेंसी इनमें नॉर्मल होती है, इनमें वैलेंसी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, जबकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बनता। अगर मैं आपसे कहूँ मोहर साल्ट का क्या कोई स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल या कैसा भी है ना, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, क्या कोई स्ट्रक्चर है, नहीं। आयनिक कंपाउंड यानी कि डबल सॉल्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ये नॉन आयनिक बॉन्ड होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जबकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, कोई टेट्राहेड्रल होगा, कोई स्क्वायर प्लेनर होगा, कोई स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा, कोई ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब इनकी डिफरेंट ज्योमेट्री होगी। तो दे हैव फिक्स ज्योमेट्री बट दे डू नॉट हैव एनी फिक्स ज्योमेट्री या दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सिंपल से डिफरेंसेस हो गए किसके, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि दोनों ही मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है। हमें हमारी स्टडी को कंफाइन करना है किस तक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसे फॉर
फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ CONH3 6 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो आयन है बच्चे ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कोबाल्ट और अमोनिया के टेस्ट नहीं देगा, ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, इसीलिए इनको सिंपल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट मी डिस्कस अगेन व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें वहाँ पर लर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है M, यहाँ पे कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनको इन्होंने सराउंड किया होता है, यहाँ पे कुछ चार्ज होता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी हमेशा चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ 3 टाइप, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 टाइप के हो सकते हैं। कैसे? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसको हम बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस या कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम बोल देंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस या एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड भी किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, अगर हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अगर उसमें क्या हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया CONH3 6, ठीक है, 3 पॉजिटिव, मैं कह दूँ FeNH3 6 2 पॉजिटिव, ऐसे हम करें NiH2O 4 2 पॉजिटिव। तो ये सब बच्चे इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर इसके ऊपर ऑलरेडी क्या चार्ज हो, पॉजिटिव। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस इफ द कॉम्प्लेक्स हैव नेगेटिव चार्ज, ऑल ओवर जो चार्ज है अगर हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा है, नेगेटिव है, जैसे मैं कह दूँ AgCN2 नेगेटिव, AgCN2 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इंडिकेट करता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। जैसे मैं कह दूँ NiCN6 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो 4 नेगेटिव है, ये 1 नेगेटिव है, ये क्या है, ऑल ओवर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को -6 + 6 यस, तो माइनस चार्ज है, मीन्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है जिस पे ऑल ओवर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिस पर कोई चार्ज ना हो, नो चार्ज, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस विच हैव नो ओवरऑल चार्ज, जैसे मैं कह रही हूँ FeCO5 NiNH3 4, इन पे क्या है, कोई चार्ज नहीं, NiCO4, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो 3 तरीके के हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैसे ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये बच्चे धीरे धीरे अब अपने आप समझते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको समझाती चली जाऊंगी कि कैसे मैंने यहाँ पर 6 लिखा, क्यों 2 लिखा, क्यों +4 लिखा, क्यों इन पे कोई चार्ज नहीं लिखा, यहाँ पर 3 2 2 ये क्यों लिखा, इनके ऊपर चार्ज कहाँ से आए, ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपको क्या होती रहेंगी, समझ में आती रहेगी, ठीक है ना। FeCN6 4 नेगेटिव, ये भी लिख सकते हैं FeCN6 4 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, कैसे आए हैं वो सब चीज़ें आप धीरे धीरे अपने आप समझते चले जाएंगे। तो हमने कहा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस 4 तरीके के हो सकते हैं, सॉरी 3 तरीके के, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज ना हो, जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। तो अब जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें से कोई एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। मैंने लिया FeCN6 4 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर ले लेती हूँ, क्या ले लिया, 4 नेगेटिव, या मैं यहाँ पे कह दूँ K4 FeCN6, ये भी ऐसे भी बोल सकती हूँ, ये दोनों सेम थे, ठीक है। ऐसे ले लिया मैंने CONH3 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl2 या 3 लिख लो,
या 3 भी लिख दूँ, क्योंकि कोबाल्ट +2 और +3 में से दोनों शो करता है, 3 ज़्यादा स्टेबल शो करता है। तो यहाँ पर बच्चे अगर मैं बात करूँ, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। जब आप कैटायन और एनायन को यहाँ से हटाते हो, मतलब इसको और इसको, जब मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूँगी तो देखिए ये कैसे आयनाइज होगा, ये ऐसे आयनाइज होगा, CONH3 6 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो बच्चे जब इसको वाटर में डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक क्या मिलेगा, सिंपल आयन। हालांकि 3 सिंपल आयन, 3 क्लोराइड, 3 सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स आयन हमें यहाँ पर ऑब्टेन होगा, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। तो इसमें ये जो होती है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये जो स्पीसीज हैं इनको बोलते हैं लिगेंड्स, और जो लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एटलीस्ट उनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट करने के लिए पक्का होना चाहिए। ठीक है, ये जो कंप्लीट एंटिटी है, ये वाली ये जो एंटिटी है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन, या क्या बोलते हैं इसको, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स एंटिटी या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर ये जो आयन्स होते हैं, ये यहाँ पे जो भी हो, चाहे वो Cl हो, चाहे वो F हो, चाहे वो SO4 हो, चाहे वो CO3 हो, कोई भी, ये जो आयन्स होते हैं ये आयोनाइजेबल होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे, आयोनाइजेबल। और इसके अंदर जो भी होता है ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल, मतलब वाटर में डिजोल्व करने पर ये कभी आयोनाइज नहीं होंगे, ये आयोनाइज हो जाएंगे, आयोनाइजेबल। इसीलिए इसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, ये है आयोनाइजेशन स्फीयर, ये पूरा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये है सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी होती है, इसके पास क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्यों, ताकि ये इट मस्ट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्यों होना चाहिए एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ताकि ये क्या कर सके, इट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ताकि ये लिगेंड्स के द्वारा डोनेट हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख सके। इसलिए सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इसलिए सेंट्रल मेटल एटम कहाँ से होता है, इट इज फ्रॉम ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजिशन सीरीज 3D 4D 5D सीरीज से मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे होते हैं। और ये जो, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूइस एसिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूइस एसिड, क्योंकि ल्यूइस ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो ल्यूइस बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ल्यूइस एसिड होते हैं। इसका मतलब जो लिगेंड्स हुए उनको हम क्या बोल सकते हैं, दे आर ल्यूइस बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। दे आर ल्यूइस बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। मीन्स ल्यूइस बेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और न्यूक्लियोफाइल को कहा क्योंकि मोस्टली जो ल्यूइस बेस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल ल्यूइस बेस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे ल्यूइस बेस न्यूक्लियोफाइल होंगे, ये जरूरी है। समझ आ रही है बात, ऑल द ल्यूइस बेस आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑल द न्यूक्लियोफाइल आर ल्यूइस बेस, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल ल्यूइस बेस हो, बट ल्यूइस बेस न्यूक्लियोफाइल होगा, ये जरूरी है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कंप्लीट डिटेल है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड्स, ये आयनाइजेशन स्फीयर, ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये सिंपल आयन। इस पे चार्ज कैसे आएगा वो आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उनको डील करते जाएंगे। सेंट्रल मेटल एटम डी से होना चाहिए, सराउंडिंग एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे बाहर कुछ नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होती है। तो अगर हम
वन बाय वन इन सभी टर्म्स को डिफाइन करें कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले अगर हम बात करें, हमने कहा क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। ये हमें कहा है कि क्या होना चाहिए, बिलोंग टू ट्रांजिशन सीरीज, मोस्ट प्रोबेबली इट बिलोंग टू ट्रांजिशन सीरीज। और इसके पास क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल to accommodate electrons donated by ligands, ठीक है। और तीसरी बात हमने इसको क्या कहा कि ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। लुईस एसिड होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। फिर हमने दूसरी इंपॉर्टेंट बात करी कि क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स हमने कहा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड लुईस बेस। इनको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, बट सभी न्यूक्लियोफाइल बेस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, इनके पास एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये आयोनिक भी हो सकते हैं, मतलब कैटायनिक भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पर पढ़ी, सेंट्रल मेटल एटम आए, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, हमने कहा क्या होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटीज एनक्लोज होती है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। एंटिटी एंटिटी enclosed in a square bracket in a coordination compound is called ionization sphere, coordination sphere। और ionization sphere जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो कि आयनाइजेबल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम इनके अंदर यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि लिगेंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारा बेसिक स्टार्ट हो गया। ये बातें मैंने ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स में भी सारी बातें आपको समझा दी थी। तो लेट मी स्टार्ट विद लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, तो मुझे अगर हम बात करें लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हमने बता दिया। इनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो मुझे जो लिगेंड्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वेरियस टाइप में इनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहले अगर हम बात करें मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड, मोनो का मतलब होता है वन, डेंट का मतलब होता है वैसे टेक, यानी कि ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक दांत से काटे। एक दांत से काटे का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, मतलब एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। मीन दोज लिगेंड्स which have only one electron pair to donate, ठीक है, या which bind to central metal atom या ion by single teeth। जो एक दांत से काटे, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, उनको यूनिडेंटेट बोलते हैं। जैसे Cn नेगेटिव, ठीक है ना, NH3, OH नेगेटिव,
CO3 2 नेगेटिव, मेनी मोर एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, जो कि जिनके पास क्या हो, दे कैन डोनेट ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH के पास 2 पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, लेकिन डोनेट वो हमेशा एक ही करता है, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, दे कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। देन हम बात करें सेकंड, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। डेफिनेशन समझ गए होंगे, which have 2 donor atom, which have 2 donor which have 2 lone pair of electron, sorry 2 lone pair of electron और 2 donor atom। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 डोनर एटम और 2 डोनर एटम हो गए तो साथ में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करने के लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें COO नेगेटिव, ऑक्सीलेटो, इसको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है OX से, ऑक्सीलेटो, CO नेगेटिव। ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसी का आयन है ऑक्सीलेटो आयन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, OX से। इसके पास क्या है, 2 डोनर एटम है, मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ग्लाइसिनेटो क्या होता है, NH2 CH2 COO नेगेटिव, NH2 CH2 CO नेगेटिव। देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, NH2। तो ये इधर से भी डोनेट कर सकता है, ये इधर से डोनेट कर सकता है किसको, मेटल को। तो 2 डोनर आइटम होते हैं तो उसको क्या बोला, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। सिमिलरली इथाइलिन डाइअमीन हम बोल सकते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, मीन्स NH2 CH2 NH2। देखिए बच्चे इसके पास भी 2 डोनर आइटम है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। मीथेन अमाइन जो होता है वो यूनिडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि CH3 NH2, इसके पास एक ही डोनर एटम होता है, तो ये क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड। तो इथाइलिन डाइअमीन, ग्लाइसिनेटो को GLY से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे, ऑक्सीलेटो को OX से रिप्रेजेंट किया जाता है, इथाइलिन डाइअमीन को EN से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, EN से रिप्रेजेंट किया जाता है, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, डाइडेंटेट लिगेंड। देन ट्राइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट बोल देते हैं सभी को, पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट। अरे मल्टी का मतलब भी तो बहुत सारे, मीन्स पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट का मतलब है जिनमें 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स हो, दोज लिगेंड्स व्हिच हैव मोर देन 2 डोनर एटम। तो बच्चे अगर 3 डोनर एटम हो तो उसको ट्राइडेंटेट, 4 डोनर एटम हो तो उसको टेट्राडेंटेट, अगर 5 डोनर एटम तो पेंटाडेंटेट, अगर 6 डोनर एटम तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट बोल देते हैं। जैसे आपने ये लिखा इथाइलिन, दिस इज CH2 इथाइलिन, डाइअमाइन, NH2 अमाइन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इथाइलिन डाइअमाइन, ग्लाइसिनेटो, जैसे ये मैं सिर्फ आपको वही लिगेंड्स करवाऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लिगेंड नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डाइअमाइन, इसको इथेन 1,2 डाइअमाइन भी बोल देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली EN वर्ड से। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड की अगर हम बात करें, ट्राइडेंटेट मीन्स those ligands which bind the central metal atom with 3 teeth या which have 3 donor atom, they are called tridentate। जैसे ये है, इसी को हम ट्राइडेंटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास तो बच्चे NH2 CH2 NH2। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, मैंने कह दिया CH2 NH2। तो अब देखिए ये लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, और इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं NH2, इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 3। डेंसिटी का मतलब होता है कितने दांतों से या कितने डोनर एटम होते हैं, उसको उसकी डेंसिटी बोलते हैं। जैसे डाइडेंटेट डेंसिटी 2, ट्राइडेंटेट डेंसिटी 3। इसको हम क्या बोल देंगे, देखो डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, है ना, नाम क्या हो गया इसका, डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन।
अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में एब्रिविएशन में DIEN, DIEN। ये ज़्यादा यूज होता है, ये ज़्यादा यूज होता है बजाय कि बड़े बड़े नेम्स के। तो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन को DIEN, और ये कैसा है ट्राइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अगर मैं टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट में जिसके 4 हों, इसी को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए मैं कह दिया CH2, फिर से लिख दिया NH2, तो यहाँ पे ये डोनेट करेगा। अब ध्यान रखिएगा NH2 बॉन्ड तो 3 ही बनाएगा, 1 2 3, और तीसरा चौथा तो क्या होगा लोन पेयर। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह ये लगाया, फिर इसमें एक हाइड्रोजन लगाया, उसकी जगह ये हटाया। कॉर्नर वालों पे 2 H2 होंगे, ठीक है। तो ये सब कितने डोनर एटम है, 4, तो कैसा हुआ टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो इन सब को कुल मिला के पॉलीडेंटेट बोल देते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मतलब होता है बच्चे जिनके पास 6 डोनर एटम, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। क्या नाम है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, NH2 CH2 CH2 NH2, ये इथाइलिन डाइअमाइन है, इथाइलिन डाइअमाइन। अब देखिए अगर मैं बच्चे इसके दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटाकर इसकी जगह एसीटेट आयन लगा दूँ, 2 हाइड्रोजन हटाए, इसकी जगह क्या लगा दिया CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। इसके भी दोनों हाइड्रोजन हटाए, इसकी जगह क्या लगा दिया CH2COO नेगेटिव। यहाँ पर भी क्या लगा दिया CH2COO नेगेटिव। तो आप इसमें डोनर एटम चेक कर सकते हैं कितने हैं। देखिए 2 नाइट्रोजन, CO नेगेटिव 2 3 4 5 और 6। तो EDTA कैसा है, इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी कि कितने डोनर एटम हैं, जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चे ये जो हमने लिखा था टेट्राडेंटेट में, ये इसको बोलते हैं ट्राई EN डाइएन ट्राइएन, ठीक है। इसी तरीके से टेट्राइएन, और फिर EDTA, ये क्या है पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। और बच्चे ये चीज़ें आपको याद भी करनी है, लिगेंड्स के स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डेंटिसिटी के बेसिस पर कितने टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें लिगेंड्स जो हैं, और भी क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स की। क्या, जैसे मैं कह दूँ लिगेंड्स जो होते हैं दे कैन बी न्यूट्रल लिगेंड, एनायनिक लिगेंड्स एंड कैटायनिक लिगेंड्स। डेफिनेशन तो क्या, न्यूट्रल जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ NH3 इट हैव नो चार्ज, H2O इट हैव नो चार्ज, NO इट हैव नो चार्ज, CO इट हैव नो चार्ज, ठीक है ना। तो ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो उनको न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो NH3 है इसको अमाइन बोलते हैं, अमाइन। कुछ स्पेशल नेम दिए गए हैं न्यूट्रल लिगेंड्स को, अमाइन, वाटर को एक्वा, NO को नाइट्रोसिल और CO को कार्बोनिल। तो एक ऐसे लिगेंड्स में न्यूट्रल लिगेंड, ऐसा नहीं यही है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम वही कर रहे हैं जो हमारे काम के हैं। एनायनिक लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है ना, I नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, H negative. There are number of ligands which have negative charge. CO3 2 negative, SO4 2 negative, S2 negative, SO3 2 negative. मतलब नेगेटिव में तो आप पूछे मत कितने सारे लिगेंड्स हैं। तो मैं आपको लेटेस्ट नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनके नेम बता रही हूँ कि कैसे देते हैं। देखिए लिगेंड जो होते हैं पहले इसको नाम दिया जाता था क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से, साइनो, हाइड्राइडो, लाइक क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। आजकल इनको नाम दिए जाते हैं क्लोराइडो, फ्लोराइडो, जैसे इसको बोलते हैं क्लोराइडो। मीन्स क्या किया गया, IDE का E हटा दो, O लगा दो, ठीक है ना। सल्फेट, ATE का E हटा दो और O लगा दो, सल्फेट है तो सल्फेटो,
ठीक है। IDE है तो E हटा दो, O लगा दो, सल्फाइडो, ब्रोमाइडो, इस तरीके से, ठीक है। जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइडो, ठीक है। हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइडो ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो भी इसको बोल देते हैं। इसको यूजुअली अभी तक साइनो ही बोलते हैं, वैसे इसको साइनेटो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्राइडो, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ये क्या हो गया, सल्फेटो, ये क्या हो गया, सल्फाइड होता है तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फेटो होता है, सल्फेट सॉरी S2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइड होता है, सल्फाइडो, ठीक है ना, सल्फाइडो। और SO3 क्या होता है, सल्फेट, ये होता है सल्फाइड, सल्फाइडो, दिस इज सल्फाइडो, दिस इज S2 नेगेटिव सल्फाइडो, सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव है ना, ऑक्साइड होता है सल्फाइड, तो IDE की जगह क्या लगा दिया, O, सल्फाइड। और ये क्या होता है, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, IDE, तो इसका हो गया सल्फाइडो, ठीक है। सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड जो भी है, IDE मेटल के यूज करते हैं, SO3 ये होता है सल्फेट, ये होता है सल्फाइड, ITE सॉरी, दैट इज ITE, यस मैंने दोनों ही जगह ID लिख दिया था। तो IDE, ATE, ITE इन तीनों का E हटाओ और उसकी जगह A लगाओ और लिगेंड का नाम पाओ, ऐसा होता है। क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हालांकि पुरानी जो बुक्स अभी भी उनके अंदर क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे मिलेंगे। NO2 नेगेटिव, नाइट्रो, वैसे एक्चुअली में इसका नाम होता है नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O। कुछ और डिटेल में जब मैं लिगेंड्स के नाम करवाऊंगी तब मैं बता दूंगी। देखिए NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड है, मतलब ऐसा लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम है, मतलब ये नाइट्रोजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए ONO तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। अब इसमें डोनर एटम है N और अब इसमें डोनर एटम है कौन, O। अगर डोनर एटम N है तो नाइट्राइटो N, अगर डोनर एटम O है तो नाइट्राइटो O, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ये भी है। कैटाइनिक लिगेंड में बहुत कम आते हैं, जैसे NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। NH2 NH3 पॉजिटिव, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम आयन। बहुत कम पॉजिटिव जो कैटाइन लिगेंड्स होते हैं वो कम होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड्स को कुछ नेम दिए गए हैं और टू बी वेरी ट्रू ये नेम्स बच्चे आपको याद करने पड़ेंगे, हालांकि नॉट अ बिग टास्क। फोस्फाइड जैसे PO4 3 नेगेटिव है, हम क्या बोलते हैं फोस्फेट, नाम क्या होगा फोस्फेटो, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फेट, सल्फेटो, ठीक है। साइनाइड, साइनेटो या साइनो, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। हाइड्राइडो, हाइड्राजीनियम, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है याद करने का, आप 2 बार अगर लिगेंड्स के नेम याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो ये हुए हमारे अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। एक छोटी सी टर्म और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, क्या आप इनके नेम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नेम्स याद नहीं होंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे चल के आपको नेमिंग भी नहीं आएगी, ठीक है। एक मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देती हूँ, वो क्या कि एक होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक ही के पास 2 डोनर एटम, those ligands which have 2 donor atom, 2 डोनर एटम, मतलब एक ही लिगेंड एक ही टाइम में एक लिगेंड की तरफ से भी डोनेट कर सकता है, दूसरे की तरफ भी, मीन्स those ligands which have 2 different donor atom, 2 different donor atom, these are called
एम्बिडेंट या फ्लेक्सिडेंट लिगेंड। फॉर एग्जांपल CN नेगेटिव, देखिए CN में बेटा ये N की तरफ से भी डोनेट कर सकता है और ये C की तरफ से भी डोनेट कर सकता है। तो C की तरफ से भी N की तरफ से, तो क्या हुआ एम्बिडेंट है। SCN थायोसाइनेटो, इसको हमने बोला साइनो, इसको थायोसाइनो या थायोसाइनेटो, ये इधर से भी डोनेट कर सकता है, इधर से भी डोनेट कर सकता है, तो कैसा हुआ एम्बिडेंट। अभी मैंने कहा NO2 ऐसे होता है, ये मतलब इधर से भी डोनेट कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है, और ये इधर से भी डोनेट कर सकता है। तो मीन्स ऐसे लिगेंड्स जिनके पास क्या हो, जिनके पास डोनेशन के लिए दो डिफरेंट डोनर साइड हों, उनको हम क्या बोलते हैं एम्बिडेंट या फ्लेक्सिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं, विच हैव टू डिफरेंट डोनर। अब ये इसकी तरफ से डोनेट करें या इसकी तरफ से डोनेट करें, दोनों तरफ से डोनेट कर सकता है, ये भी। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो डिफरेंट डोनर साइट हैं उनको फ्लेक्सिडेंट या एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू नेम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कैसे आप दे सकते हो। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को अच्छी तरीके से रीड करिएगा, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी। तब तक हैव अ नाइस डे।